नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी वसंत का पाठ नौकर। बच्चों, इस पाठ में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ प्रसंगों के बारे में बताया गया है कि उनका जीवन किस प्रकार का था, उनके विचार कैसे थे। इसी सब के बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। बच्चों, आपको पता होगा गांधी जी बिल्कुल सादा जीवन जीने वाले लोगों में से थे। काफी अच्छे घर से थे, लेकिन किसी तरह का कोई दिखावा, किसी तरह का कुछ घमंड उनमें नहीं था। बहुत जाने माने बैरिस्टर थे वो, हजारों रुपए उनको मिलते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी किसी भी काम को करने में हिचक नहीं की। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि ये काम नौकर ही करेंगे या ये काम उनके करने का नहीं है। किसी काम को वो छोटा नहीं मानते थे। तो इन्हीं सब बातों के बारे में बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, बैरिस्ट्री यानी वकालत, वकील थे वो। उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी-कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हुए। गेहूं पीसने से पहले वे उसे बीन कर साफ करने पर जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली यानी समझ ली, और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। कोई चारा ना होना यानी कोई उपाय ना होना। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं कोई गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। आड़े हाथों लेना यानी डांटते थे उनको, कहते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर भी चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिख लगी थी। कालिख यानी कालापन, कालीमा। धुआं लगने से बर्तन काले हो जाते हैं ना, उसके लिए कहा गया है बच्चों।
राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उसने उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था, नवागत यानी कोई नया आया हुआ व्यक्ति, कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने लगा कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब लिया और कुएं में उससे पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर जब लौटे, तो देखते हैं गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। छरहरा, पतला, और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि
लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा बच्चों गुजरात का एक व्यंजन है, एक खाद्य पदार्थ है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटकर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि किसी बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए, पाखाने टॉयलेट, और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा कि मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने तथा उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे।
गांधी ने देखा इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा कि मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है। आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने जो मेरी सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। अनुबंधोपाध्याय। हम लेखिका के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं बच्चों। अनुबंधोपाध्याय जो हैं, बंद्योपाध्याय, ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी की जीवनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग, बैरिस्ट्री, वकालत, कार्यकर्ता, काम करने वाले, आगंतुक, आने वाला या अतिथि, बेस्वाद, स्वादहीन, कालिक, धुएं आदि से काला, नवागत, नया आया मेहमान, तश्तरी, प्लेट, क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य, लाचारी, मजबूरी, असंतुष्ट, संतोष ना होना, खाखरा, एक गुजराती व्यंजन, कारकुन यानी कार्यकर्ता, निष्फल, व्यर्थ, निपुण, कुशल, सर्वथा, बिल्कुल, प्रतिदान, किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, अधिवेशन, सभा या मीटिंग। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आश्रम में कॉलेज के छात्र से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो छात्र आया है उसे अपने पढ़ाई लिखाई पर बहुत घमंड है। इसलिए जानबूझकर गांधी जी ने उसे गेहूं बीनने का काम दिया, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि सभी काम बराबर होते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए जो इस बात का प्रमाण हो। हम बता सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने गेहूं बीनने का काम या आटा चक्की से आटा पीसने का काम उन्होंने किया, या अपने आश्रम में वो खुद सब्जियां छीलते थे, उनके जो साथी हैं वो काम कर कर आते, वो उनके लिए नाश्ता और ये सब तैयार रखते थे, और पानी भरना और अन्य जो काम है, किसी भी तरह का कोई भी जब काम होता है तो वो कर देते थे। एक बार किसी एक नए आए हुए व्यक्ति को पता नहीं था कि बिस्तर कहाँ रखना है, तो उन्होंने उनसे बिस्तर लेके वो भी सही जगह पर रखा। तो ये जो प्रसंग हैं ये हमें बताते हैं कि गांधी जी किसी भी कार्य को छोटा नहीं मानते थे, उनके लिए सब काम बराबर थे। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी वहां समय से पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर सब्जियां कटवाई, तश्तरियां धोई और उनके काम में वो मदद करवाने लगे। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? गांधी जी ने सबसे पहले ये किया कि उस बच्चे को उसकी माँ के साथ सुलाने की बजाय खुद के साथ सुलाना शुरू किया। वे अपने पास पानी रखते थे कि अगर बच्चे को प्यास लगेगी तो वो पानी पिला देंगे, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। लगातार जब 10-15 दिन तक गांधी जी के पास वो बच्चा सोया तो उसने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी अपनाते थे? गांधी जी कभी भी किसी से कोई काम कहते नहीं थे, बल्कि वो खुद करने लग जाते थे।
और उनको देखकर पीछे पीछे बाकी सब लोग भी काम करने लगते थे। गांधी जी ने दूसरों से काम करवाने का यही तरीका अपनाया था कि पहले स्वयं काम करो, आपको देखकर दूसरे खुद ही काम करेंगे। किसी पर भी वो आदेश नहीं मारते थे, किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं चलाते थे। गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? लिखो। गांधी जी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। असल में उनमें हर तरह के काम करने की अच्छी क्षमता थी। थकान उनको होती नहीं थी। कहीं भी जाना होता था, किसी प्रकार का आलस्य भी नहीं था। तो ऐसे में जहां भी जाना होता था वो पैदल ही चल पड़ते थे। एक तो पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है, हमें किसी प्रकार के रोग नहीं होते। अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यायाम है पैदल चलना। और साथ ही वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, एक बड़ी वजह ये भी थी। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो, और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य करते हैं। तुम इस तालिका की मदद ले सकते हो। आप इस तरह से बच्चों एक तालिका बनाओगे जिसमें आपका नाम, जितने आपके घर में सदस्य हैं उनके हिसाब से आप इसको बना लोगे और बताओगे घर की सफाई कौन करता है। माँ करती है, बहन करती है। बिस्तर कौन रखता है? भाई रखता है कि आप रखते हो? खाना कौन बनाता है? माँ बनाती है। कपड़े कौन धोता है? माँ धोती है। घर का सामान पिता लाते हैं, है ना? तो इस तरह से आपको और भी 5 नीचे इस लिस्ट को आप बड़ा कर लोगे और उसमें 5 काम और ऐड कर लोगे और फिर देखोगे कि कौन सा काम घर का कौन सा सदस्य करता है। और फिर आपको उसमें से देखना है कि कौन है जो सबसे ज्यादा काम करता है और कौन है जो सबसे कम काम करता है, और कैसे हम करें कि सबको बराबर काम मिल सके। इसकी योजना आपको बनानी है। तो ये आप स्वयं लिखोगे बच्चों। अनुमान और कल्पना। गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि गांधी जी अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। उनका कहना था कि बिना मेहनत के जो भी वो खाना खा रहे हैं उनको वो खाने का हक ही नहीं है, उनका ये मानना था। हाँ, दूसरों के लिए वो मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनको लगता था ये उनका धर्म है कि वो सब लोगों की मदद, जिनको भी आवश्यकता है वे उनकी मदद करें। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। गांधी जी के ऐसा कहने की का कारण यही है कि वे नौकर के काम को कम नहीं समझते। उनको लगता है कि नौकर भी एक तरह से हमारी सहायता करने वाला कोई हमारा साथी है, वो हमारे भाई की तरह से है। किसी भी काम को गांधी जी छोटा नहीं समझते। ऐसे में नौकर और मालिक जैसा कोई संबंध वो नहीं मानते। उनको लगता है कि वो भी हमारे ही भाई हैं। सब कोई अपने आजीविका कमाने के लिए अलग अलग तरह के काम कर रहे। गांधी जी की कई लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। तो बेटा कल्पना तो ये आपको ही करनी पड़ेगी। आप कल्पना करके और लिखिए और बताइए मुझे भी। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। घर में हमारा जो काम है वो लगभग माँ के जिम्मे होता है। हम कुछ भी काम नहीं करते। हमारे माता पिता ही हमारे लिए सब सुविधाएं जुटाते हैं। स्कूल के छात्रावास में हम जाते हैं, वहां पर भी खाना बनाने वाला कोई और है, कपड़े धोने वाला कोई और है, सब काम कोई और करता है। लेकिन गांधी जी के आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को अपने काम खुद करने पड़ते थे। इसी तरह से इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये छात्रावास से
अलग है। और वैसे भी छात्रावास में तो सिर्फ छात्र ही रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे ही रहते हैं और कोई नहीं होता। तो वैसे भी ये गांधी जी के आश्रम से अलग है। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें तुम खुद हर रोज कर सकते हो। ये आप खुद बनाओगे, जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से इसमें लिख दोगे। हाँ, पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है, जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि ये किन क्रियाओं से बनी हुई है। रोपना, रोपाई, सॉरी, रोपाई से रोपना बन जाएगा। सिंचाई से सींचना, कताई से काटना, कटाई से काटना, सिलाई से सिलना, रंगाई से रंगना। तो ये क्रियाएं हैं जिनसे ये बने हुए हैं। और हर काम धंधे के क्षेत्र में अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। पिछले पृष्ठ पर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन कामों से हैं। देखिए आप, रोपना, सींचना और काटना, ये तीन जो शब्द हैं ये खेती से संबंधित हैं, कृषि से संबंधित हैं। और कताई, सिलाई और रंगाई ये कपड़ा बुनने के व्यवसाय से संबंधित है। तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ। तो आपको इन शब्दों के सबसे पहले तो मैं अर्थ बता देती हूँ। बात करते हैं हम, इससे पहले यही कर लेते हैं। हाँ, तुरपाई यानी हाथ से सिलाई करना। वाक्य में प्रयोग करो तो मेरे कमीज की तुरपाई उधड़ गई है। बखिया, मशीन से की गई सिलाई। मैंने इतनी अच्छी बखिया से सिलाई की है कि उधड़ेगी नहीं। कच्ची सिलाई यानी पक्की सिलाई से पहले जो मोटी सिलाई करते हैं, मोटे मोटे टांके लगाए जाते हैं। चोर सिलाई, ऐसी सिलाई जो बाहर से ना दिखे। अक्सर कोट वगैरह में ये सिलाई की जाती है। इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रश्न है उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको उनका लिंग बताना है। तो बच्चों, इसमें कालिख, भराई, चक्की, रोशनी, सेवा, ये पांचों स्त्रीलिंग है और पतीला पुल्लिंग है। आप इनको वाक्य में प्रयोग भी करें तो और अच्छा रहेगा। जैसे कालिख का वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपके हाथ पर कालिख लगी है। हाथ पर कालिख लगी है। भराई, मैदान की भराई का काम चल रहा है। मैदान की भराई है ना, की से पता चलता है कि भराई का काम है। चल रहा है। चक्की, चक्की का भी यही कर दो, चक्की चल रही है। रोशनी, दरार में से रोशनी आ रही है। दरार में से रोशनी आ रही है। सेवा, माता पिता की सेवा करो।
माता पिता की सेवा करो। और पतीला पुल्लिंग है बच्चों, एक शब्द सिर्फ है जो पुल्लिंग है। हम्म। मेरे पास बड़ा पतीला है। बड़ा पतीला है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।